हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ HTML में। मैं आशा रखता हूँ कि हमने लास्ट सेगमेंट में जो HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा था तो वो आपने खुद ट्राई किए होंगे, उसके ऊपर हैंड्स ऑन अप्लाई किया होगा। अगर आपको HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स में कोई भी डिफ़िकल्टी फाइंड हुई है तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी इश्यूज़ इन डिफ़िकल्टी रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है HTML हेड के बारे में। अब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि HTML हेड क्या है। यूजुअली जब हम HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तब नॉर्मली हमने देखा है कि सबसे पहले हम HTML5 डिक्लेयर करने के लिए डॉक टाइप HTML लिखते हैं। उसके बाद HTML टैग के अंदर दो टैग्स हम बनाते हैं, एक होता है हेड टैग और दूसरा होता है बॉडी टैग। आज हम हेड टैग के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि हेड टैग एक्चुअली क्या होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन हम हेड टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं और उसके अंदर जो भी टैग्स जो यूज होने वाले हैं वो हम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट हेड से। द HTML हेड एलिमेंट इज यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर मेटाडेटा। अब जैसे कि हमने बहुत आगे के सेगमेंट्स में देखा था कि जब भी हम कोई ब्राउज़र रिलेटेड इंफॉर्मेशन पास करते हैं तब हम उसे यूजुअली हेड टैग के अंदर मेंशन करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे ऐसे कई ऐसे डेटा होता है जो यूज़र को दिखाने के लिए नहीं होता है, जो हम जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो कई सारा ऐसा डेटा है या कंटेंट है जो हम यूज़र को शो नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ वो जो कंटेंट है वो हम शो करते हैं ब्राउज़र के लिए, कि जब भी हम हेड के अंदर कोई पोर्शन लिखते हैं तो वो ब्राउज़र के लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाता है कि ये डेटा कहाँ से आ रहे हैं, जो डेटा हम बॉडी में दिखा रहे हैं उसकी कोई एक्सटर्नल लिंक्स है या नहीं, या तो कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट हमने ऐड करी है या नहीं। तो ये सब चीज़ें लिंक करने के लिए, ब्राउज़र को डेटा पास करने के लिए वगैरह जो हमारे टास्क है वो हम हेड टैग से कर सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया है मेटा डेटा, और ब्रैकेट में लिखा है डेटा अबाउट डेटा, विच इंडिकेट्स कि जब भी हमें जो डेटा हमने ब्राउज़र के लिए बनाया है उस डेटा को डिफाइन करने के लिए या तो उस डेटा को एज ए इंफॉर्मेशन पास करने के लिए जो भी हम डेटा देते हैं उसे हम मेटा डेटा कहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेटा अबाउट डेटा। जो डेटा हम दिखा रहे हैं उस डेटा के बारे में एक इंफॉर्मेशन हम ब्राउज़र को पास करते हैं। जैसा कि पहले कहा, यूजुअली हेड टैग HTML और बॉडी इन दो टैग्स के बीच में लिखा जाता है। द हेड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज अ पार्ट हुज कंटेंट इज नॉट डिस्प्लेड, विच इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम हेड टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो कंटेंट हमारे जो ब्राउज़र विंडो है उस ब्राउज़र विंडो में वो कंटेंट डिस्प्ले नहीं होता है। जब भी हम कोई डेटा लोड करते हैं ब्राउज़र के अंदर तब हेड के अंदर जो भी डेटा होता है वो लोड नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे ब्राउज़र के लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाता है जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। आगे देखते हैं हेड टैग के अंदर जो भी हमारे हेड टैग के रिलेटेड जो टैग्स होते हैं कि हम कौन से टैग्स हेड के अंदर इंक्लूड करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पे पहला जो टैग है वो है टाइटल टैग। हम इसे एग्जांपल से देखेंगे। ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर HTML सेट करता हूँ, HTML टाइप करें और उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबाने पर हमें ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाता है। यहाँ टाइटल के अंदर मैं टाइप करूँगा इंफॉर्मेशन अबाउट हेड और इसे सेव करूँगा हेड के नाम से, head.html। मेरे प्रोग्राम का नाम है head.html। अब मैं उस फोल्डर में जाऊंगा और फोल्डर में जाके ये है मेरा प्रोग्राम हेड। जब हमने इसे रन किया ये हमारा प्रोग्राम आउटपुट है इंफॉर्मेशन अबाउट हेड। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर हेड टैग के अंदर टाइटल के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन अबाउट हेड एंटर किया है और वो मुझे यहाँ ब्राउज़र के टाइटल बार में ऊपर दिख रहा है, विच इंडिकेट्स जो भी हम टाइटल में लिखते हैं वो हमारे ब्राउज़र की टाइटल में दिखाई देगा। ये है हमारी पहली चीज़ कि जो भी हमने हेड टैग के अंदर लिखा है, पहला हेड टैग के अंदर हमारा टैग है टाइटल टैग। टाइटल
टैग के अंदर जो भी हम डेटा ऐड करते हैं वो हमारा आता है टाइटल बार के अंदर। सो ये था हमारा टाइटल, बिकॉज जो हमारा करंटली हेड टैग के अंदर टाइटल जो हमने ऐड किया है वो हेड में है, बॉडी में नहीं है। दैट्स वाई हमें ये हमारी जो ब्राउजर स्क्रीन है, बॉडी कंटेंट जिसे हम कहते हैं, उस स्क्रीन के अंदर कोई भी डेटा हमें शो नहीं हो रहा है। आई एम रिपीटिंग, बिकॉज हमने उसे बॉडी टैग में नहीं ऐड किया है, दैट्स वाई हमें बॉडी के अंदर जो ब्राउजर की स्क्रीन है उसके अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा टाइटल के बाद लिंक टैग। जब भी हमें कोई एक्सटर्नल फाइल को हमारे वेब पेज के अंदर लिंक करना होता है तो उस केस में हम लिंक टैग यूज करते हैं। सो यहाँ पे है मेरा लिंक टैग। लिंक के बाद जैसे ही मैंने कंट्रोल स्पेस किया, सो यहाँ पे मुझे ये लाइन जनरेट करके मिली है हमारे सबलाइन टेक्स्ट में। लिंक से हमें डिफॉल्ट स्टाइल शीट ऐड करने के लिए लिखा हुआ फॉर्मेट मिलता है। लिंक हम एक्चुअली सिर्फ स्टाइल शीट ही नहीं करते, हम कोई एक्सटर्नल फाइल भी हमारे वेब पेज के अंदर हम लिंक कर सकते हैं। बट जो मैंडेटरी फाइल, जो सबसे ज्यादा ऐड करी जाने वाली जो फाइल होती है वो होती है स्टाइल शीट, जिसे हम style.css से भी कहते हैं या CSS फाइल भी कहते हैं। तो वो फाइल हम सबसे ज्यादा इंक्लूड करते हैं हमारी HTML में। दैट्स वाई जब मैंने लिंक लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस किया तो जो डिफॉल्ट मेरा जो लिंक ऐड होके आता है वो है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का यहाँ पर पहला है रिलेटिव रिलेशन। सो रिलेटिव रिलेशन है हमारा स्टाइल शीट, और दूसरा एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप मीन्स हमने जो फाइल इंक्लूड करी है उस फाइल का टाइप क्या है। सो यहाँ पर मेरी फाइल का टाइप है टेक्स्ट CSS। सो यहाँ पर अभी करंटली कोई भी फाइल का URL नहीं है, बट अगर मुझे किसी फाइल का URL यहाँ पर इंक्लूड करना है तो उसे मैं ऐड कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक एम्प्टी फाइल बना रहा हूँ और फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ CSS के नाम से। सो यहाँ पर आएगा CSS और यहाँ मैं फाइल का नाम लिखता हूँ style.css। सो मैं एक CSS फाइल बना रहा हूँ style.css नाम की, उसे सेव किया है। अब ये फाइल के अंदर करंटली कुछ भी नहीं है, ये एक एम्प्टी फाइल है, बट मुझे यहाँ इसे ऐड करना है। सो हमारे फोल्डर में अगर हम देखें तो ये है मेरा हेड, जो मेरा प्रोग्राम है वो head.html, और ये है मेरी style.css फाइल। अब मैं इस style.css फाइल को हेड के अंदर इंक्लूड करूंगा। सो यहाँ href में हम लिखेंगे style.css और सेव। सो जो भी हम वहां पर style.css फाइल में लिखेंगे एज ए CSS, जो कि हम CSS क्या होती है, CSS से क्या काम होता है वगैरह हम नेक्स्ट हमारे सेगमेंट में देखने वाले हैं। तो तब हम देखेंगे जब हम CSS के बारे में देखेंगे CSS के कोर्स में। बट करंटली हमने एक CSS फाइल बनाई है और उस फाइल को हमने हमारे हेड के अंदर इंक्लूड करा दिया है। इस फाइल को ऐड करने के बाद ये जो लिंक टैग है वो हमारा काम करता है किसी भी फाइल को, किसी भी एक्सटर्नल फाइल को हमारे करंट प्रोग्राम में लिंक करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टैग है टाइटल के बाद लिंक है जो हमने देखा। नेक्स्ट हमारा टैग होगा स्टाइल। सो मैं यहाँ पर स्टाइल इंक्लूड करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टाइल इंक्लूड किया तो स्टाइल टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दो चीजें हमें जनरेट होके मिल रही है। सो यहाँ पर मैं एंटर मार के यहाँ स्पेस बनाता हूँ। सो ये हुआ हमारा स्टाइल टैग। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है कि लिंक करने से क्या होता है और स्टाइल के अंदर जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो क्या होता है। सो करंटली इसके आगे के जो हमने एग्जाम्पल में देखा कि जब मैंने लिंक टैग का यूज किया है और लिंक टैग की मदद से मैंने एक style.css फाइल को मैंने मेरे करंट प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया है। सो मैं इस फाइल के अंदर जो भी CSS लिखूंगा वो CSS मेरे करंट प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी। बट सेम चीज अगर मुझे इसी फाइल के अंदर करनी हो तो मैं स्टाइल टैग की मदद से भी कर सकता हूं। जो भी CSS मैं इस स्टाइल टैग के बीच में लिखूंगा या ऐड करूंगा वो सेम CSS मेरे सारे जो वेब पेजेस है उसके अंदर भी इंक्लूड हो जाएगी। सो करंटली हमारे पास स्टाइल मतलब CSS लिखने के दो वेज हमें मिले हैं। पहला है एक्सटर्नल फाइल के अंदर कोई भी CSS लिखे और उसे लिंक करें लिंक टैग से, या तो फिर हम इस स्टाइल टैग के अंदर CSS लिख सकते हैं और उसे हम उससे भी हम हमारी CSS हमारे करंट वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो जो भी हमारा स्टाइल टैग है वो हमें काम आता है CSS लिखने के लिए।
डिफॉल्ट जो हमारी टाइप है वो यहाँ टेक्स्ट CSS है, जैसे कि आपने लिंक में भी देखा, यहाँ भी हमारी डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट CSS ही है। सो दोनों वे से हम CSS ऐड कर सकते हैं। लिंक का एक और एडवांटेज ये है कि हम सिर्फ CSS फाइल ही लिंक नहीं कर सकते, अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट फाइल भी अगर इसी प्रोग्राम के अंदर ऐड करनी है तो हम सेम लिंक टैग से ही वो इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टैग है वो है स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट लिखना चाहूँ तो वो मैं यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर ऐड कर सकता हूँ। नाउ वन मोर थिंग, जैसे हमने स्टाइल लिखा और स्टाइल लिखते ही हमें डिफॉल्ट स्टाइल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मिल गया था, उसके अंदर हम टाइप है टेक्स्ट CSS और इसके अंदर हम CSS लिखते हैं। सेम वे जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट लिखा, मुझे डिफॉल्ट मेरा जो एडिटर मुझे कंटेंट स्ट्रक्चर बना के देता है वो है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का, बिकॉज जब भी हम स्टाइल ऐड करते हैं तो हम CSS ऐड करते हैं और जब भी हम स्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। सो दोनों वे में हमारे पास दो डिफरेंस मिल रहे हैं कि स्टाइल यूज होता है CSS के लिए और स्क्रिप्ट यूज होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें स्टाइल लिखने पर टेक्स्ट CSS मिल जाता है और स्क्रिप्ट लिखने पर टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट एज ए डिफॉल्ट मिल जाता है। तो ये हमारे दो डिफरेंस हुए। जो भी चीज मैं स्क्रिप्ट के अंदर लिखना चाहूँ, जो भी स्क्रिप्ट में ऐड करना चाहूँ, वो सेम स्क्रिप्ट में एक JS फाइल बनाकर, जैसे हमने style.css फाइल बनाई है वैसे ही हम एक JS फाइल भी बना सकते हैं और उसी JS फाइल को हम लिंक करके भी ऐड कर सकते हैं। सो हमारे पास दो चीज के लिए दो ऑप्शन है। स्टाइल ऐड करने के लिए भी हम उसे लिंक कर सकते हैं या तो हमारे सेम वेब पेज में टाइप कर सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बना के उसे लिंक कर सकते हैं और हमारे करंट वेब पेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख के भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारे 4 टैग हुए हेड के, टाइटल, लिंक, स्टाइल एंड स्क्रिप्ट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेटा। मेटा से क्या होता है, जैसा कि हमने आगे भी देखा था कि जब भी हम मेटा टैग का यूज करते हैं तो हम मेटा टैग से कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि ब्राउजर के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो हम ऐड कर सकते हैं। सो मेटा और बेस ये दो टैग के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। मेटा में सबसे पहला एग्जांपल है कैरेक्टर सेट UTF-8। जैसे ही मैं यहाँ पर मेटा लिखता हूँ, डिफॉल्ट जो मेरी वैल्यू आ जाती है विथ एट्रीब्यूट वो है कैर सेट और UTF-8। तो जो हमने पहला यहाँ एग्जांपल देखा वही हमें आ गया है। दिस कैर सेट एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है, तो कैरेक्टर सेट कैर सेट से डिफाइन होता है कि हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज कर रहे हैं। तो हम जो कैरेक्टर सेट हमारे वेब पेज के लिए यूज कर रहे हैं वो है UTF-8। ये इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड हमारा कैरेक्टर सेट होता है। तो जो करंट कैरेक्टर सेट हम यूज कर रहे हैं वो है कैर सेट UTF-8, जो हमें A से Z तक के अल्फाबेट 0 से 9 के नंबर्स और सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी प्रोवाइड करता है। सो पहला मेटा टैग है कैरेक्टर सेट के लिए कैर सेट UTF-8। दूसरा है मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट फ्री वेब ट्यूटोरियल। सो ये हमें क्या दिखाता है कि जब भी हम कोई डेटा हम पास करना चाहते हैं हमारे ब्राउजर को कि हम क्या क्या जो हमारा जो वेब पेज है वो किस बारे में है, किस चीज के लिए ये बनाया गया है, इस वेब पेज से कौन सी इंफॉर्मेशन पास होगी, तो वो हम नेम और कंटेंट, यहाँ पे दो आप एट्रीब्यूट देख सकते हैं, नेम और कंटेंट, इन दो एट्रीब्यूट्स की मदद से हम इनकी पैर बना के डेटा पास कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरा जो करंट वेब पेज है वो मैं HTML के बारे में बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नेम के अंदर लूंगा ID और कंटेंट के अंदर दिस पेज इज अबाउट HTML। सो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन हुआ। सेम मैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन पास कर सकता हूँ। लेट्स से मैं नेम के अंदर देता हूँ description, content is this is from learn1। सो ये इंडिकेट करता है कि हमारा ID है, मतलब हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई हमने किया कि ये जो पेज है वो HTML का है, सो हमने कंटेंट में ऐड किया है दिस पेज इज अबाउट HTML।
नेक्स्ट है नेम की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इस जो पेज है उस पेज का डिस्क्रिप्शन है कि ये जो हमारा पेज है वो हमें Learn1 की ओर से मिला है। सो यहाँ पे हम जितना डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहे रिगार्डिंग हमारे कंप्यूटर ब्राउजर के लिए इतने हम मेटा टैग्स ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर ये जो मेटा इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए नहीं है, यूजर के लिए भी नहीं है। ये मेटा इंफॉर्मेशन ओनली एंड ओनली सिस्टम के लिए या तो ब्राउजर के लिए ही एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है मेटा http इक्वल रिफ्रेश कंटेंट 30। सो इसके भी हमें अगर समझना है, सो लेट्स ऐड मेटा http इक्वल और यहाँ हमने लिखा है रिफ्रेश और यहाँ लिखा है कंटेंट 30। ये जो है http इक्वल ये डिफाइन करता है कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं यूजिंग हमारा जो वेब पेज है उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे। सो लेट्स से मैंने करंटली लिखा है रिफ्रेश विच इंडिकेट्स मुझे मेरा जो पेज है वो हर 30 मिनट्स, कंटेंट में अगर मैं 30 लिख रहा हूँ विच इंडिकेट्स हर 30 मिनट्स के बाद मेरा जो पेज है वो रीलोड होना चाहिए, रिफ्रेश होना चाहिए। पेज रिफ्रेश करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमने कोई भी नया डेटा हमारे पेज में स्टोर किया है या तो हमने उसका HTML कोड अपडेट किया है तो उस केस में हमारा पेज कंटिन्यूसली रिफ्रेश होना भी ज़रूरी होता है। सो यूजिंग दिस मेटा टैग हम सिस्टम को, ब्राउजर को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो हर 30 मिनट्स पर एक बार रिफ्रेश होना चाहिए। लास्ट जो एग्जांपल है मेटा का उसमें है नेम, व्यू पोर्ट एंड कंटेंट। फिर ये जो लाइन लिखी है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट लेट्स ऐड मेटा व्यू पोर्ट और कंटेंट के अंदर विथ इनिशियल स्केल width is device width initial scale, okay, 1.0 device width और कॉमा करके initial scale। सो ये जो लाइन है कंटेंट के अंदर डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0 ये एक्सप्लेन करता है ब्राउजर को कि जब भी हम इस पेज को किसी भी डिवाइस के अंदर ओपन करेंगे तो उसकी जो इनिशियल स्केल होगी, मतलब कहाँ से स्टार्ट करके हमारा पेज ओपन होना चाहिए, तो इनिशियल स्केल शुड बी फ्रॉम 1.0। व्यू पोर्ट का मतलब होता है हमारी जो ब्राउजर की जो स्क्रीन होती है, जो विजिबल पोर्शन होता है हमारे ब्राउजर का, हमारे डिवाइस का, उस विजिबल पोर्शन को हम व्यू पोर्ट कहते हैं। जो भी हमारे व्यू पोर्ट का रेजोल्यूशन होता है, जो भी हमारे व्यू पोर्ट की साइज होती है, उस व्यू पोर्ट के अंदर हम हमारा जो पेज का कंटेंट है वो देख सकते हैं, वो हमें शो होता है। सो यहाँ पे हमने लिया है इनिशियली व्यू पोर्ट, उसके कंटेंट में दिया है डिवाइस विड्थ, मतलब इट विल, जो हमारा वेब पेज है वो डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग स्ट्रेच होगा, सेट होगा, और उसका हमने स्केल दिया है कि कहां से स्टार्ट करके ये शुरू होना चाहिए। सो इट्स इनिशियल स्केल इज 1.0। तो ये जो चार चीजें हमने विथ एग्जांपल देखी कि ये हमारे मेटा टैग के एग्जांपल है। मेटा में हम कैरेक्टर सेट डिफाइन करते हैं, हम उसके अंदर नेम कंटेंट की वैल्यू पेयर बना के जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउजर की रिलेटेड है वो पास कर सकते हैं। HTTP इक्यू में हम उसका रिफ्रेश टाइम दे सकते हैं कि कितनी बार हमारा पेज रिफ्रेश होना चाहिए। और लास्ट है हमारा व्यू पोर्ट की हम जो साइज होती है हमारी स्क्रीन की साइज, उस स्क्रीन साइज को प्रॉपर फिट करने के लिए, हमारे कंटेंट को व्यू पोर्ट में प्रॉपरली फिट करने के लिए हम इनिशियल स्केल भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट जो हमारा है वो है बेस टैग। बेस टैग, और बेस टैग के अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट आता है, href, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पर बेस टैग का क्या यूज है, जो भी हमने इम्पोर्टेंट जो भी हमने चीजें ली होती है, लेट्स से वो हमारा टेबल हो या कोई भी इमेजेस हो या तो पूरी हमारी फाइल के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है, वो कंटेंट जो है वो कंटेंट हम कहाँ से लाते हैं। सो ये जो हमारा बेस टैग है वो हर वो इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने हमारे वेब पेज के अंदर ऐड करी है, उस हर इंफॉर्मेशन के बारे में, इमेज, टेबल, लिस्ट, कोई भी फाइल, तो वो फाइल्स कहाँ से आई है, उसका बेस क्या है,
वो इंडिकेट करता है। सो करंटली मैं ये जो वेब पेज बना रहा हूँ वो मेरा वेब पेज LearnOne के लिए मैं बना रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर HREF में HTTPS www.learnone.com फिर इमेजेस लिया है। अगर मैं इमेजेस नहीं लिखता हूँ और ओनली www.learnone.com लिखता हूँ तो अभी वो प्रॉपर ही है। सो बेस इंडिकेट करता है कि हमने जो भी फाइल्स, जो भी इमेजेस या तो टेबल या लिस्ट जो भी हमने हमारे करंट वेब पेज में इंक्लूड किया है वो सारा एलिमेंट, सारा कंटेंट किस बेस के लिए बनाया गया है, किस वेब पेज के लिए बनाया गया है। तो ये हमारे जो सारे हमने आज जो हमारे सेगमेंट में दिखे हैं, टाइटल, लिंक, स्टाइल, स्क्रिप्ट, मेटा एंड बेस, ये हमारे हेड पोर्शन के एलिमेंट्स है। जब भी हम कोई वेब पेज लिखते हैं तो हेड के अंदर जो भी पोर्शन हम डिफाइन करते हैं, जो भी हम एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हमारे हेड टैग के लिए होते हैं। मेक श्योर और ये नोट कर लीजिए कि हेड में जो लिखा है उनमें से कुछ भी बॉडी में शो अप नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे हेड की इंफॉर्मेशन, हेड के लिए होता है, ब्राउजर की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। सो ये था हमारा हेड टैग के बारे में। इसके बाद का जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसमें हम HTML क्लासेस एंड आईडी के बारे में सीखेंगे कि क्लास क्या होता है, आईडी क्या होते हैं और उसे कैसे हम हमारे वेब पेज में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आपको आज जो सिखाया गया है हमारे सेगमेंट में, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप उसे ट्राई करें घर पे और उसे रन करें। करंट जो हमारा सेगमेंट है हेड में, वो रन करने पे बॉडी में तो नहीं दिखेगा, वो सिर्फ में एज ए इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, बट स्टिल फॉर बेटर प्रैक्टिस आप उसे रन करें। अगर आपको इसे रन करने में कोई भी इश्यूज या डिफिकल्टी आती है तो आप उसे हमें forum.learnone.com पे बता सकते हैं। हम आपके इश्यूज आइडेंटिफाई करके उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।